ठीक है। अभी 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। ठीक है। और आज जो है वो हमने देखना लेक्चर नंबर 12 दिस इज वीक 7 एंड वी विल कवर चैप्टर 4 टुडे। 3 चैप्टर हमारे लग चुके हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 वोल्टेज एंड करंट, चैप्टर 3 रेजिस्टेंस एंड नाउ वी आर इन चैप्टर 4 ohms law। ठीक है। तो बेसिकली हम वोल्टेज भी पढ़ चुके हैं, करंट भी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। वोल्टेज में जगह क्या होती है, कहाँ से क्रिएट होती है, चार्ज से क्रिएट होती है। इज लाइक अ प्रेशर whenever you complete the circuit, current would flow, that current would be limited by resistance। ठीक है। तो इन तीनों क्वांटिटीज को हम बार-बार देख चुके हैं और अब हम देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड बाय ohm's law। सर आवाज कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आवाज करके सर काफी कम आ रही है। नसीब अपना स्पीकर ऑन करना, डिवाइस के ऊपर है। अभी तो ठीक है मेरे ख्याल में। बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज सही है या नहीं? क्या कहते हैं? बाकी लोग कंफर्टेबल हैं? आवाज आ रही है बाकी लोगों को? जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर। ओके गुड। चलें फिर मैं अभी स्लाइड्स ओपन करता हूँ। स्लाइड्स से इसको देखते हैं। चैप्टर 4 की स्लाइड बनी हुई है मेरे पास एंड आई विल गो थ्रू दी स्लाइड्स thoroughly one by one। So this is chapter 4, Ohm's law, power and energy। What is Ohm's law? Ohm's law basically is the relationship between voltage, current and resistance। जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा रहा था आपको कि Ohm's law is the Ohm's law relates voltage, current and resistance। What is voltage? हम already देख चुके हैं। What is current? That is because of this voltage and this current will be dictated by the resistance appearing in this circuit। ठीक है। So the relationship between these three quantities is defined by Ohm's law। वो हम देखेंगे किस तरह से तीनों क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है। ठीक है। तो मे भी किसी लेवल के ऊपर आपने Ohm's law को देखा भी हो क्या? ठीक है। देन वी विल कम टू पावर। ठीक है। पावर क्या होती है? तो पावर ही होती है ना जी। पावर के यूनिट्स वाट्स होते हैं बिल्कुल। और पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है इट हैज सर्टेन पावर रेटिंग। ठीक है। जैसे आप घर में टीवी यूज़ करते हैं, पंखा है, ठीक है, मोटर है, उसकी पावर है। ठीक है। तो हर इक्विपमेंट की, हर डिवाइस की पावर रेटिंग होती है। व्हाट इज एनर्जी? ओके, इन टर्म्स ऑफ पावर और इन टर्म्स ऑफ यू सी जब आप पावर को यूटिलाइज करते हैं तो बेसिकली यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है। तो कितनी देर तक कितनी पावर यूज करना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। तो उसके हिसाब से ना फिर आपका जो मीटर होता है वो आपकी यूनिट्स चला रहा है। जो आपका घर के बाहर बिजली का बिल जिससे आता है मीटर,
वो मीटर की रीडिंग आप कहते हैं कि मीटर की रीडिंग मीटर तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, इस पर जो है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी मीटर उतना फास्ट रन करेगा, फास्ट चलेगा और इतनी आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो जो कितनी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं ओवर द टाइम वो आपकी एनर्जी में आती है, एनर्जी आपकी कितनी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। और कुछ और भी टॉपिक्स हैं इसमें जो कि हमने देखना है, जैसे टॉपिक्स पर दीज आर द कंटेंट्स। ओम्स लॉ, पावर को मेजर करने के लिए यूज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वाट मीटर। व्हाट इज अ वाट मीटर? वाट मीटर इज अ मीटर विच इज यूज्ड टू मेजर पावर। जैसे से वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, इस तरह से पावर को भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग मीटर। आप किसी भी डिवाइस पे क्रॉस लगा कर बता सकते हैं कि ये कितनी पावर है, या पंखे के साथ वाट मीटर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि पंखा कितने वाटेज उस वक्त कंज्यूम कर रहा है, कितने वाट का पंखा, कितने वाट का बल्ब है, कितनी वाट की कोई डिवाइस है, उसकी कितनी पावर है, ठीक है। वो आप मेजर कर सकते हैं। तो मोटर है, मोटर की पावर मेजर करनी है तो उसके क्रॉस वाट मीटर लगा दें उसके साथ। किस तरह से कनेक्शन करना है वो मैं बताऊंगा आपको। जब पावर जो आपको पता वोल्टेज इनटू करंट होती है, तो इनहेरेंटली उसमें वोल्टेज मेजरमेंट हो जाता है, करंट मेजरमेंट, और उन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर पावर आपको डिस्प्ले पे आ जाती है, ठीक है। then we will talk about efficiency. What is efficiency? ठीक है। output power और input power, ठीक है। efficiency output power divided by input power, ठीक है। तो उसके बाद एनर्जी की हमने बात की कि एनर्जी क्या होती है। वंस यू फाइंड आउट पावर देन यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द एनर्जी, ठीक है। और देन सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर क्या आपके यूज होते हैं घरों में, देखे होंगे आपने कि जहाँ पे आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावर से ज़्यादा जब आप लोड ड्रा करना चाहेगा तो उस पर आपके ब्रेकर फिट कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पर आ जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, करंट एक्सीड कर देता है वैल्यू से, ठीक है। करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसके चांस ये होते हैं कि आपकी जो वायरिंग है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, जिसको कहते हैं मेल्ट हो जाएगी, तो आग लग जाएगी, इसमें धुआं निकलेगा, ठीक है। उसकी इंसुलेशन जो है ना जलना शुरू हो जाएगी। तो प्लास्टिक जलेगा तो उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, वुड है, पेपर है, कपड़े हैं जिन पर पड़े गोदाम है, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर आने के लिए शॉर्ट सर्किट के लिए। लेकिन सर सर्किट ब्रेकर तो वो तो कहते हैं आगे लगाया जाता है, करंट इंक्रीज करें तो सर्किट ब्रेकर की वजह से करंट पास ना हो और ज़्यादा नुकसान हो अप्लायंस को। नहीं, सर्किट ब्रेकर ना लगाया जाता है कि जब करंट एक सर्टन वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड कर दे तो वो सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर दे करंट को, सेफ्टी एग्जैक्टली सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। तो कहीं पे सर शॉर्ट बात सर्किट सुने, होता सर है। स्क्रीन एक जगह पे रुकी हुई है सर। स्क्रीन शो की भी हमने आपको स्लाइड्स नजर आ रही है जिसके सर एक कंटेंट्स बस लिखे स्लाइड है ना, हैं। मैंने चेंज तो नहीं, काफी देर से सर चेंज मैंने कहा शायद मेरा इंटरनेट का इशू है। बाकी लोगों को भी मसला आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है सबको या नहीं? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से GFCIs जो होते हैं और फ्यूजेस, ठीक है। फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स में क्या फर्क होता है? व्हाट आर GFCIs? GFCI स्टैंड्स फॉर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स, ठीक है। ये भी एक तरह के सर्किट ब्रेकर्स हैं, ठीक है। काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हैं, बट दे आर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स। फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट का मतलब है कि कहीं पे आपकी बॉडी ग्राउंड हो गई है। आपने देखा होगा कि आपने जो इक्विपमेंट है ना उसको अर्थ किया होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे फॉल्ट आ जाता है सर्किट में, कोई इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है तो आपकी बॉडी के ऊपर जब वायर, लाइव वायर या 220 वोल्ट उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो सर्किट इंटरप्ट का क्या मतलब है? सर्किट को इंटरप्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा
अगर इस तरह का फॉल्ट आएगा वो कौन करेगा, ये जो डिवाइस है, जो GFCI है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर जो कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आपको पता है जो ही सर्किट डिस्कनेक्ट होगा तो उसमें से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट चलना बंद हो जाएगा। जब करंट चलना बंद हो जाता है तो फिर चीज़ें जो है ना वो डेंजरस नहीं रहती, आप खतरे से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, राइट। तो फिर हालात जो है ना वो काबू में आ जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। सर समझ। और फ्यूजेस भी आपने देखे होंगे, आपने फ्यूजेस कहाँ पे देखे हैं? सर समझ। आपने यूजुअली पावर सप्लाईज के अंदर फ्यूज देखे होंगे, पावर सप्लाई होगी, हाँ मीटर। सर बच्चा सलाम कर रहा सर आपको। अच्छा ठीक सर है। भी आए हूँ मैं। कहाँ पे? शायद सर्वर सवाल। ठीक है, जी सर अभी आया हूँ, खाली क्लास में नहीं था। ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, फ्यूजेस क्या होते हैं, GFCI क्या होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों का जो मेन फंक्शन जो है ना वो सेम है, लेकिन दे आर डिफरेंट डिवाइसेस। फ्यूज जो होता है जब ये ब्लो हो जाता है तो ये दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है, नया फ्यूज भी लगाना पड़ता है। वो क्या होता है, वो एक स्टार्टर होता है, वो डिफरेंट होता है, वो फ्यूज नहीं है। ठीक है, तो फ्यूज एक दफ़ा ब्लो कर जाए, उड़ जाए तो फिर ना आपको नया फ्यूज डालना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर में इस तरह से नहीं होता। सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है तो फिर आप उसको रीसेट कर देते हैं। जी स्विच बोर्ड्स, जी स्विच बोर्ड्स में फ्यूजेस लगे होते हैं। जी वो जो ब्लैक हो जाते हैं, उसके सॉकेट वगैरह ब्लैक हो जाते हैं, वो जो उसकी बात कर रहे हैं, या स्विचेस ये भी खराब हो जाते हैं। करंट जो है ना उनमें से जब ज़्यादा फ्लो होता है, हाई पावर की डिवाइस लगाई हुई है तो उसमें सॉकेट वर्क ही नहीं करता। हाँ सर, तो मैं यही वो सॉकेट होता है जैसे मशीन को फ्यूज लगा तो फ्यूज ब्रेक होता है, सॉकेट वर्क ही नहीं करता। जी मैं कह रही हूँ मैं कुछ करते हैं कुछ। ये जो GFCI है ना, इस तरह के बोर्ड्स में होते हैं। वो बाथरूम वगैरह में ना आपने स्पेसिफिक डिवाइसेस का लगाई, बाथरूम में अगर वेट एरिया होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होता है कि आपने वो खुद ही ना डिस्कनेक्ट होता है। जो भी चीज़ आपने प्लग इन किए थे वो सारे उसके पावर को कट ऑफ कर देता है। तो GFCI होते हैं बेसिकली, उनका रिस्पांस बहुत फास्ट होता है, 5 मिलीसेकंड के अंदर अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम वेलकम। ओके, तो ये टॉपिक्स है जो कि हमने ओवरव्यू थोड़ा सा मैंने आपको दिया है, तो अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, और वन बाय वन देखेंगे क्या है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज इफेक्ट इज इक्वल टू कॉज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। ठीक है, व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट को हम ले रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज विच इज करंट। ठीक है, किस वजह से फ्लो कर रहा है, व्हाट इज द कॉज? वोल्टेज की वजह से। ठीक है, एंड व्हाट इज अपोजिशन? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जितना कॉज ज़्यादा होगा, कॉज की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से इसका इफेक्ट बढ़ेगा। तो कॉज और इफेक्ट दोनों प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अपोजिशन से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इफेक्ट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपोजिशन। And what is opposition? Opposition is resistance. तो जितना आपकी अपोजिशन ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू कम होगी। एग्जैक्टली, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा। तो इफेक्ट इज करंट, कॉज इज वोल्टेज, अपोजिशन इज रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, so current would be directly proportional to voltage. So voltage is a kind of pressure. जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना आपकी अपोजिशन, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज़्यादा होगा। तो सर इसमें जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी ज़्यादा करंट होगा ना? जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट बढ़ेगा। यस सर, यही पूछ रहा था।
ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आता है। तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, करंट इज डिपेंडेंट। करंट डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट डिपेंड कर रहा है कॉस के ऊपर। इफ देयर इज नो कॉस देयर वुड बी नो इफेक्ट। वोल्टेज नहीं होगी, वोल्टेज जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा। ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा होगी करंट और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट जो ना इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। और इसी चीज़ को रीअरेंज कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो दिस इज ऑन लॉ, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिस इज ऑन लॉ। ये तीनों जो आपके पैरामीटर्स हैं सर्किट के, दे आर रिलेटेड बाय Ohm's law, एंड Ohm's law इज दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप, इसको कहते हैं हम, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ है E और एक है V। E इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू आई आर, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, E और V में क्या फ़र्क है? E इज द अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज EMF, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स वोल्टेज। ठीक है, बात कर इसको भी V से आप लिख लेते हैं, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V। और एक चीज़ होती है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, V। ठीक है, E जो है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी से आती है, सोर्स, इसको सोर्स कहते हैं। ठीक है, सोर्स वोल्टेज। और V को कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के लिए V यूज होता है और अप्लाइड वोल्टेज के लिए V भी यूज होता है और E भी यूज होता है। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, so the above symbol E for the voltage of the battery or source, whereas the potential drop across the resistor is given by symbol V। ठीक है, दोनों में E और V में क्या फर्क है कि V जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए यूज करते हैं और E जो है ना वो सप्लाई वोल्टेज के लिए, सोर्स वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बाज़ का दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। मतलब एज फार एज सोर्स के लिए E भी लिख सकते हैं और V भी लिख सकते हैं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमेशा V ही लिखना है, दिस इज नॉट V। ठीक है, तो अभी अगर सिंपल इस सर्किट को देखें तो दिस सर्किट हैज़ अ वोल्टेज सोर्स विच इज कॉस। ठीक है, दिस सर्किट इज कंप्लीटेड फ्रॉम positive terminal of the battery through these connecting wires and a component which is a resistance। और ये लूप कंप्लीट हो गया और ये वायर नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर टर्मिनेट। तो दिस लूप इज कंप्लीटेड टू करंट, फॉर द करंट टू फ्लो। अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो फिर ही करंट फ्लो कर सकते हैं। कहीं से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज मिलते रहेंगे लेकिन करंट जीरो हो जाएगा, कॉज उधर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने ये पाथ कंप्लीट कर दिया और बीच में रेजिस्टेंस डाल दी तो अब जो इसकी वजह से, इस कॉज की वजह से जो इफेक्ट होगा जिसको हम करंट कह रहे हैं, इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और कितना करंट फ्लो करेगा वो इस पाथ की जो पूरा लूप है इसकी ये रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बताएगी कि इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या वैल्यू, कहाँ पे जाके इसकी वैल्यू रुकेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो, जस्ट पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का डायरेक्ट जोड़ दें, रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, तो करंट बेसिकली फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। उस करंट को कोई लिमिट नहीं, कोई अपोजिशन नहीं होगी करंट में, तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ये जो बैटरी जितना करंट दे सकती थी वो देगी, और करंट इतना हैवी होगा कि ये जो तारें हैं ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, या ये बैटरी जो है ये ब्लास्ट हो जाएगी, तो समथिंग रॉन्ग वुड हैपन। ठीक है, तो कभी भी आप ना वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट जो है ना वो शॉर्ट सर्किट नहीं करते,
ठीक है, उसके पास में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे आप प्लग इन करते हैं पंखे में, तो पंखे के अंदर जो वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस होगी जो कि करंट को लिमिट करेगी। ठीक है, बल्ब है तो बल्ब के अपने में उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस है वो उसके करंट को लिमिट करेगी। सो देयर मस्ट बी अ रेजिस्टेंस इन द पाथ व्हिच वुड लिमिट दिस करंट टू अ वैल्यू, टू अ सेफ वैल्यू और लिमिटेड वैल्यू, जितना ये तारें जो है ना वो इसको क्या कर सकती हैं, बियर कर सकती हैं। ठीक है, तो घरों में जब आप वायरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा होता है। ठीक है, आगे आपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करना है तो फ्रिज जो है वो तकरीबन आपका 1.5-2 एम्पेयर करंट लेता है। ठीक है, तो 10 एम्पेयर का फ्यूज जो है ना वो सेफ चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जो 1.5-2 एम्पेयर के लिए आपने जो वायर्स रखी होंगी, वायर्स आपकी क्या होंगी, वो इस वायर गेज की होंगी कि वो उस करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, इंसुलेशन डेटा भी होंगी। लेकिन कहीं पर फ्रिज शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर आपने देखा होगा कि वो वायरिंग जल जाती है। क्यों जलती है? बाज़ का फ्यूज ग्लो कर जाता है तो फिर सेफ रहता है, अदरवाइज जो है अगर फ्यूज ग्लो नहीं करता तो फिर आपके डैमेज ज़्यादा होता है, आपकी वायरिंग जलती है। तो ये जो करंट है ना, ये लिमिट होता है जो आपकी सर्किट में कंपोनेंट है, फ्रिज है, पंखा है, वगैरह। ओके, तो इस सर्किट के ऊपर मैं ओम्स लगा जाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कॉज वुड बी इक्वल टू इफेक्ट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो पिछली फिगर आपने देखी थी, कॉज वुड बी इक्वल टू इफेक्ट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, or you can say effect would be equal to cos divided by resistance E by R. I is equal to E by R. ठीक है, और E is equal to R. ठीक है, ये लिखिए इक्वेशन दोबारा नहीं समझ आ रही है? सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल कहते हैं कैलकुलेट द वोल्टेज दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द सोल्डरिंग आयरन। तो यहाँ पे एक सोल्डरिंग आयरन है, जो समझ लीजिए आपका कोई बल्ब था, रेफ्रिजरेटर था, वॉटर पंखा था, तो उसमें ये एग्जांपल है कि ये सोल्डरिंग आयरन है जिसमें 2 तारें आपके निकल रही हैं, जो कि आपने इसको वोल्टेज अप्लाई करनी है तो ये सोल्डरिंग आयरन हीट अप होगा तो आप सोल्डरिंग कर सकेंगे। ठीक है, ये 2 तारें पंखे की हैं, तो ये पंखा अगर आप इसको 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो पंखा चलना शुरू कर देगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज द डिवाइस जिसको आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया और इस वोल्टेज की वजह से इसमें से क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, इसकी कोई रेजिस्टेंस होगी जो कि उसको डिटरमिन करेगी। इस सोल्डरिंग आयरन का इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके ये जो 2 टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे बैटरी जहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करनी है आपने, ये 2 टर्मिनल्स हैं। इन इसके जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा और इस सोल्डरिंग आयरन की अपनी इंटरनल पे रेजिस्टेंस है जो कि इसमें 80 ओम्स में शो की है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है। तो सोल्डरिंग आयरन और फिर एस्टैब्लिश करंट लाइक दिस थ्रू द आयरन ऑफ इस इंटरनल रेजिस्टेंस 80 ओम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज। तो वोल्टेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज अप्लाई करूँगा कि मेरे पास 1.5 एम्पेयर फ्लो करे और इसकी रेजिस्टेंस 80 ओम। ई इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा देंगे रेजिस्ट। तो करंट एलिमेंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो 120 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देखें कि जितनी वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई की है ना उतनी ही वोल्टेज सर्किट पे ड्रॉ होगी। ये बात में देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि जितनी आपने यहाँ वोल्टेज अप्लाई की है वो सारी की सारी सर्किट पे क्या हो जाती है, ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस और वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज और वो अप्लाइड वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ड्रॉप्स। तो अभी मुझे देख के बता सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज अगर यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज है ई, लेट्स से 10 वोल्ट है,
तो इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा? जी मैं करंट नहीं पूछ रहा, वोल्टेज। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना वोल्टेज है? यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही होंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रेजिस्टेंस के पास अगर मैं वोल्टेज देखना चाहूँ तो मैं कैसे देखूँगा? मैं इसके ऊपर ओम्स लॉ लूँगा। मैं कहूँगा इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू द रेजिस्टेंस। तो V इज वोल्टेज वुड बी इक्वल टू I इनटू रेजिस्टेंस R। तो V इज इक्वल I इनटू R वुड बी द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप में रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो वोल्टेज ड्रॉप वुड बी इक्वल टू द करंट इनटू द रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना तभी आपने ओम्स लॉ लगाना, ठीक है। और जो अप्लाइड वोल्टेज में से करंट फ्लो करेगा वो किससे डिटरमिन होगा? वो भी ओम्स लॉ से ही डिटरमिन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर वाले टर्मिनल को देखें अगर गौर से अगर, तो ऊपर वाला टर्मिनल रेजिस्टर का जहाँ पे मेरा इसमें एरो आ रहा है ये वाला, ये कहाँ पे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे, और जो रेजिस्टर का नीचे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो ये जो पूरी वोल्टेज बैटरी है वो किसके ऊपर अपीयर हो रही है? रेजिस्टर के ऊपर अपीयर हो रही है। इस तरह इसके ऊपर वोल्टेज सारे के सारे बैटरी वोल्टेज यहाँ पे अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट सारे के सारे रेजिस्टर पे अपीयर होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्लॉटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अगर आप ग्राफिकली देखें तो इसमें यह है कि अगर हम इस एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को प्लॉट करें, इस एक्सिस पे करंट को प्लॉट करें, तो यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इट वुड बी अ लीनियर प्लॉट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। You know why mx plus p is the equation of straight line? याद है? मैथ में आइए। अच्छा, सर हाँ इसको ना आप स्टार्ट कर, तो फिर आप ना इसका टेबल बना दीजिए, टेबल जी। में करते हुए प्लॉट हाँ स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अच्छा इसमें ना, इसमें बी को आपने अज्यूम किया 0, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। बी जो होता है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0 है। और वाई बी एम एक्स प्लस बी को 0 कर दें अगर आप, तो ये वाई जो आपका वेरिएबल है दैट इज ऑन वाई एक्सिस विच इज करंट, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका वेरिएबल है प्लॉटेड दैट इज सर आपकी आवाज़ बहुत एको हो रही जी। आवाज़ सही नहीं आ रही? है। यस सर, आवाज़ आपकी सही। बाकी लोगों को भी सर प्रॉब्लम गूंज है? रही है आपकी आवाज़। अच्छा मैं चेक करता हूँ। सर सही आवाज़ नहीं आती ना। अच्छा, अभी बताएं आपको आवाज़ सही आ रही है? अभी सर कुछ बेहतर आई है पहले से, लेकिन सर वही बात इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ये जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है एफएससी में, वो मुझे बता सकते हैं कि जो इक्वेशन जहाँ पे मेरा माउस है, ये इक्वेशन आपने देखी हुई है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यस सर देखेंगे। बिल्कुल। इसमें वाई जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स को आप एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, वाई को आप जो है वर्टिकल एक्सिस विच इज वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और एम क्या होती है? एम, व्हाट इज एम इन दिस इक्वेशन? स्लोप सर। एग्जैक्टली ये स्लोप होती है, ठीक है। दिस इज स्लोप। एंड व्हाट इज बी? बी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। बी जो है उसका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं कंपेयर करने लगा हूँ आप ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ में हमने अभी देखा कि I इज इक्वल टू E बाय R, ठीक है।
ई को मैं ई बाय आर को लिखता हूँ 1/r इंटू ई, ठीक है। तो इसको और बी को मैं 0 रखता हूँ इसमें। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो एनीथिंग प्लस 0 वुड बी द सेम क्वांटिटी। 0 में कोई भी ऐड ना तो क्वांटिटी नहीं, वो क्वांटिटी वही रहती है, ठीक है ना। तो आई इसको क्या हो जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। और इस ई बाय आर को मैंने लिख दिया 1/r इंटू ई, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम तो नहीं है सर हाँ बहुत सर ये आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लर हो रही है। आवाज में ब्लर सर मैं मजाक कर रहा हूँ, आवाज थोड़ी सी आपकी गूंज रही है मतलब। अभी बताओ। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। और सर हमारी तरफ से बात रिपीट हो रही है बार बार। सर मार्क्स साहब सर आज शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा अभी बताओ आवाज माइक आपको फॉरवर्ड सही आ करा रही लें। है? सर थोड़ी सी रही है आवाज आपकी। y x प्लस b, ठीक है। और मैं लिखता हूँ करंट इज इक्वल टू b बाय r। ये भी हमने देख ली इक्वेशन ओम्स लॉ, इसे काम करते हैं। इसी इक्वेशन में सब लिखता हूँ i इज इक्वल टू 1/r इंटू b। यहाँ पे देखें, इसको कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, ठीक है। और इसमें बी रिजल्ट को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है। बी को मैं 0 कर दूंगा ताकि हमें इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। बी का मैं ये कहता है कि आपका स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। हाँ, इस केस में बी 0, इस केस में बी जो है वो उसकी कुछ वैल्यू है। तो बी आपका इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस को काट रहा है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। इसका बस ऐसे देखते हैं। ओम्स लॉ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट तो कोई नहीं होता, ठीक है। बेस में 0 है, ठीक है। ये आपकी ओम्स लॉ ये आपका, ठीक है। तो इसमें जो y एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल है वो उसको हमने क्या रखना है, करंट को रखना है y एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस पे किस वेरिएबल को रखना है, वोल्टेज को या e को, ठीक है। इसका मैं इसका से ले सकता हूँ। सर स्क्रीन एक जगह पे रुकी हुई है सर। स्क्रीन सर स्क्रीन रुक गई है। सर आवाज बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। यहाँ पे आप इसको e को रखें या वोल्टेज को रखें, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज को हमने x एक्सिस पे रखा और करंट को y एक्सिस पे रखा। तो स्लोप क्या होगी फिर, स्लोप m वुड बी इक्वल टू 1/r। 1/r वुड बी स्लोप। तो ये 1 और 2 को कंपेयर करें जस्ट, तो y एक्सिस के अगेंस्ट करंट आ गया, x एक्सिस के अगेंस्ट वोल्टेज आ गई और स्लोप के अगेंस्ट क्या आ गया 1/r, ठीक है। और b के अगेंस्ट क्या आ गया 0, b 0 है। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अगर b 0 हो तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ऐसे ही। और ओम्स लॉ को देखें तो ओम्स लॉ में भी इट वुड बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी, जस्ट लाइक दिस।
ये 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए 0 से स्टार्ट होगी। और इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप वुड बी 1/r, ठीक है, स्लोप वुड बी 1/r, राइट। अगर मैं डिले आ तो क्या ना स्टार्ट कर वीडियो जाना सही चलती है, स्लाइड सही चल रही है, वीडियो का बोर्ड पर तो लास्ट में भी समझ लो प्रॉब्लम था क्या हो गया स्क्रीन पर चेक करके इसमें ऑपरेशन नहीं चल थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी ना इसको प्रॉब्लम को इंप्रूव करने की यस सर आ रही है तो मूव भी करेंगे सर, डिले नहीं आ रहा अभी बताएं, डिले तो नहीं आ रहा y+b इसमें भी इको आ रहा है सीन तो नहीं हाँ जी, अभी बताया आपको डिले का था y = mx + b, I = v/r, I = 1/r × v। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज तो आ रही है सर। यस सर आ रही है। और डिले आ सकते हैं y = mx + b, I = v/r। आपको डिले आ रहा है? जी स्टूडेंट्स अभी बेहतर है? सर सही है बिल्कुल जी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नहीं स्टॉप हो सकती है। सर वीडियो का तो गुजारा चल जाता है सर, आवाज नहीं आती सर। आप चेक करें आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? Just one हाँ जी, अभी बताएं, आवाज़ सही आ रही है? सर आप सर सही आप आ सही रही बोल है। आप सही आ रही है सर। ये सर शाम पहले क्या इशू था? और शाम सेट करके गया था, मुझे पता है क्या। हाँ, चलें ठीक हो गया। सर शुक्रिया चलें सर, ठीक, हमारे कानों में दर्द हो गई थी सर। सही है, ठीक है। हाँ ना, अच्छा चलें ठीक है। अभी जो है ना वो इक्वेशन के ऊपर आप वापस आते हैं, और रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा से। इस इक्वेशन से आप फेमिलियर हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। और दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि आपने y एक्सिस के ऊपर इस क्वांटिटी को रखा है, और एक्सिस के ऊपर इस क्वांटिटी को रखा है, ठीक है। और m इज द स्लोप, जो कि एक स्लोप कांस्टेंट रहती है, ठीक है। स्लोप आपकी दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और b जो है ना अगर 0 होगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और अगर b की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो वो एक सर्टन ऑफसेट से स्टार्ट होगी, जिसको कहते हैं हम इंटरसेप्ट। तो बी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ होता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके मैंने इस तरह से लिख लिया 1/r इंटू वी, ठीक है। और चूंकि इसमें प्लस कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही तो इसका इंटरसेप्ट 0 है, और इसलिए मैं जब इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर मैं करंट को रख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं वोल्टेज को रख रहा हूँ या ई को रख रहा हूँ, विच इज़ ईएमएफ, ठीक है। इन दोनों को मैं अल्टरनेटली यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। और इसमें चूँकि इंटरसेप्ट 0 है, तो ये जो चीज़ है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है, ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन 1 और 2 जो है ना, ये दोनों कंपेयर करते हैं जब आप, तो यू फाइंड आउट कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, और इसकी जो स्लोप होगी दैट वुड बी 1/r, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी आप इंटरचेंज कर लेते हैं, लेट से आप कहते हैं v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, या और इसको मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू r इंटू आई, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये चीज़ बन जाएगी करंट, ठीक है। ये स्लोप बन जाएगी, और वोल्टेज जो है ना वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से भी प्लॉट कर सकता हूँ, करंट को मैं एक्स एक्सिस पर रख लूँ, वोल्टेज को इस तरफ रख लूँ, तो ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और इस केस में स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, स्लोप वुड बी इक्वल टू, स्लोप क्या होगी, आर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सिस को इंटरचेंज करने से तो थोड़ा जो फर्क पड़ा है ना, वो ये पड़ा कि स्लोप एक केस में आर है और दूसरे केस में 1/r है, ये फर्क है, ठीक है। तो जो अभी जो आपको यहाँ पे स्लाइड नजर आ रही है, उसमें जो उसने लिखा है, उसमें वाई एक्सिस के ऊपर उसने करंट को लिया है, इसलिए स्लोप आपको क्या नजर आ रही है, वो 1/r नजर आ रही है, इसी वजह से, समझ गए। हाँ जी, राइट, हाँ, वी, ये मैंने समझाने के लिए चेंज किया, अदरवाइज यू ऑलवेज टेक करंट, यानी हाँ, वाई एक्सिस पे आप लेते हैं डिपेंडेंट, हाँ, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है। तो कॉज जो है ना, आपका करंट जो है ना, वो आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है, चूँकि आप उसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। इसकी जो स्लोप है दैट वुड बी 1/r, ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलो ठीक हो गया। स्लोप को आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और डेल्टा वाई डेल्टा आई, वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो करंट है, तो चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन वोल्टेज, और दैट वुड बी 1/r, ठीक है। तो ये आपके पास
तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। और यहाँ से रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू dV/di। ठीक है, ग्राफ से आप किस तरह से स्लोप फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। तो ग्राफ पे यहाँ पे एक स्केल्ड ग्राफ आपको गिवन है, लीनियर ग्राफ है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें तो उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो चेंज है कोरस्पॉन्डिंगली वाई एक्सिस के ऊपर जो चेंज है उनको यूज़ करते हुए आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में स्लोप वुड बी इक्वल टू डेल्टा आई बाय डेल्टा वी। ठीक है, और अगर आपने स्लोप फाइंड कर लिया तो वहाँ से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप का फार्मूला ये कि स्लोप वुड बी इक्वल टू 1/r, जो अभी आपने देखा स्लोप इज इक्वल टू 1/r, और r वुड बी इक्वल टू 1/स्लोप विच इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा वी इस केस में कितना आपको आ रहा है नजर? डेल्टा वी जो है वो 20 - 15 5 का चेंज है, और करंट में कितना चेंज है? 4 - 3 1, तो 5/1 5 ohms चेंज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वुड बी 5 ohms। राइट, क्लियर? अच्छा, ये जो स्लोप है ना, ये किसी भी 2 पॉइंट्स पे ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना तो किसी कोई भी 2 पॉइंट्स आप लेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। ठीक है ना, सेम रहेगा आंसर। ठीक है, लेट्स से आप कहते हैं मैंने ये चेंज करना है, 10 - 5 कितना होगा? 5 डिवाइड बाय 2 - 1 1, तो 5/1 अगेन 5। आप ये 2 पॉइंट्स ले लें या ये टॉप वाले 2 पॉइंट ले लें, तो इधर है 30 - 25 5 माइनस 6 - 5 1, तो 5/1। जी, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। जी 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 बिल्कुल। तो y2, हाँ, तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि स्लोप इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट द स्लोप। 1/r स्लोप वुड बी द रेजिस्टेंस। अगर स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो आप उसको इन्वर्स लेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, तो स्लोप आ जाएगा। एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस पता हो तो स्लोप उसका रेसिप्रोकल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना आप पॉइंट के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर ना मैं देखता हूँ तो वोल्टेज कितनी है? 10, करंट कितना है? 2, तो 10/2 क्या होगा? 5। इसको कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा ना आगे की चीज़ है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर भी स्लोप की वैल्यू ना उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उन 2 पॉइंट्स की उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज फाइंड कर लें, उनको उनकी रेशियो लेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। वो उस वक्त होता है जब, वही मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ी सी आगे की चीज़ है। जब आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ना हो ना, कर्व्ड हो, उस वक्त फिर आप स्लोप देखते हैं, फिर आपको 2 पॉइंट्स लाना पड़ता है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना फिर आप सिंगल पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, तब भी 5 ही रहेगा। एग्जैक्टली, अब ये दिखाएगा आपको आगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट V 6 वोल्ट करंट वुड बी 3 एम्पेयर। ये आपको विजिबल है स्क्रीन पे, ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं इसको ना इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे देख लेता हूँ। अब ठीक है, सही। सो ये एक डिफरेंट ग्राफ है, इसकी स्लोप डिफरेंट है। ये पिछले वाली जो स्लाइड है ना उससे ये डिफरेंट है। ठीक है, ये भी वोल्टेज करंट का प्लॉट है, लेकिन इसकी स्लोप जो है ना वो अब हम फाइंड करना चाहें अगर तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें डेल्टा वी फाइंड कर लें, कोरस्पॉन्डिंगली डेल्टा आई फाइंड कर लें, तो रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा वी कितना है? 2 है, और डेल्टा आई कितना है? 1, तो 2/1
अच्छा ये जो यूनिट है ना ये मिली एम्पेयर है और ये वोल्ट है, तो वोल्ट डिवाइड बाय मिली एम्पेयर करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 2 किलो ओम। ठीक है, और अगर किसी एक पॉइंट पे फाइंड करनी है तो 6 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना आ रहा है 3 मिली एम्पेयर, तो 6 वोल्ट डिवाइड बाय 3 मिली एम्पेयर, रिजल्ट विल बी 2 किलो ओम। 6 बाय 3 2 होता है ना, तो 2 किलो ओम। तो पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं और डेल्टा से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजी। तो अब अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ से आप स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, स्लोप से रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। डायोड की कर्व आपने कभी देखी होगी, इस तरह से कर्व होती है जो 0.7 पे कंडक्ट करती है और रिवर्स में ऑफ रहती है कुछ। हाँ, डायोड आपने करेक्टरिस्टिक देखी हुई है कहीं पर? चलें इसको फिर स्किप कर दो तो मैं भी थोड़ी सी आगे की तरफ। ठीक है, उसमें बेसिकली ये है ना कि अगर इसको ना आप इस पॉइंट से आगे देखें अगर आप, तो ये एक वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसकी एक सर्टन स्लोप होगी। इसकी स्लोप अगर आपको पता हो तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे वाली जी। ये ब्लू कलर वाली जो वर्टिकल लाइन है ये वाली? नहीं समझ आ रही। सर ये जो ब्लू कलर लाइन जो है जी जी वर्टिकल वाली। जी, जो वर्टिकल लाइन है ना इसमें डायोड ऑन कंडीशन में होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है और ऑन कंडीशन में। तो डायोड जब ऑन होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाती है। ठीक है, ऑन स्विच बन जाता है। और जब ऑफ होता है तो उसमें से करंट ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, और एक ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो ओपन सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा आप देखेंगे अगर ये स्लोप बहुत ज़्यादा होगी, अब ये देखें बहुत स्टीप है ये कर्व। ठीक है ना, वर्टिकल है ऑलमोस्ट। तो आप कर्व की स्लोप को देख के बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो स्लोप जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। दोनों क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो इस रीजन में रेजिस्टेंस बहुत लो होगी, लो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस। और ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, तो एक जस्ट ना एक लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इस रीजन में बहुत हाई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज 1 मेगा ओम। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा ओम। इन दिस रीजन द रेजिस्टेंस इज ऑफ 20 ओम्स। जी कहाँ लिखा हुआ? हाँ, हाई जी लो आर। ठीक है, हाई जी का मतलब है कि कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस हाई है जी। ठीक है, सर ये वही वाला ना रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता जो यहाँ पे ये चीज़ जो ये वाली चीज़ ये रेजिस्टेंस वैल्यू, है। नहीं सर ये जहाँ पर हाई जी लिखा हुआ लो आर हाँ लिखा हुआ है। जी, जी का मतलब होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस सर हाई ये होगी। वो रेसिप्रोकल ना रेजिस्टेंस की। जी जी, एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस। तो स्लोप इज इंडिकेटिंग कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इज इंडिकेटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, नो नेक्स्ट इज पावर। तो पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर? वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं पावर जो है ना वाटेज होती है, और वाटेज होती है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, वर्क इज डन इन कन्वर्टिंग एन एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं, राइट। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज बेसिकली एन एनर्जी विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। For example, mechanical into mechanical or electrical to mechanical and so on. Now, what is power? Power is defined as the work done in a specified amount of time. ठीक है, that is rate of doing work is called power. समझ आया कुछ या नहीं? क्या
किसी भी चीज़ की कितना वो किस रेट पे वर्क डन कर सकती है, दैट इज डिफाइंड एज पावर। तो किसी चीज़ की अगर वर्क डन की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, वर्क डन करने की, ठीक है, हाँ, रेट का मतलब है कि टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई चीज़ कितना जल्दी काम करती है वो उसके पावर को डिफाइन करती है कि उस चीज़ की कितनी पावर है। तो लेट्स एक छोटी मोटर ले लें पानी की, एक बड़ी मोटर ले लें, तो आप कहते हैं जो बड़ी वाली मोटर है वो हाई पावर की है, जो छोटी मोटर है वो लो पावर की है। क्यों? क्योंकि छोटी मोटर होगी उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क कम होगा, उसकी पावर भी लो है। जो बड़ी मोटर होगी हाई पावर की, उसका काम करने का जो रेट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा आउटपुट दे रही है, ठीक है, वो जल्दी टैंक को भर देगी एज कम्पेयर टू दिस स्मॉलर मोटर, इसलिए उसकी पावर भी ज़्यादा। तो पावर इज रिलेटेड विद वर्क डन, ठीक है। सो पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना कोई भी वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम, दैट इज डिफाइंड एज पावर। ये चीज़ क्लियर होगी। और इसके यूनिट्स होते हैं वाट्स और जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। और वर्क डन जो है ना, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। So unit of power, the watt is derived from the surname of James Watt. It is a scientist. जिसके नाम से इसकी यूनिट आई है। So he introduced the horsepower, ठीक है, as a measure of the average power of strong dray horse over a full working day, ठीक है। और it is approximately 50% more than can be expected from the average horse. The horsepower and watts are related in the following manner. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। तो हॉर्स पावर बेसिकली क्या है, उसने बेसिकली कहा जी कि घोड़ा जो है ना वो ज़ाहिर है वो भी कोई काम कर रहा है, अगर आपके लिए कोई वर्क लोड उठा रहा, ठीक है ना, तो दैट इज़ कन्वर्टिंग, दैट इज़ डूइंग सम वर्क एट सर्टन रेट, तो उसको उसने हॉर्स पावर से इसको डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन चूंकि अब उसको मैं वोल्टेज करंट में तो नहीं मैच कर सकता हॉर्स पावर को, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब आप देखते हैं उसको, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दैट मच वाट्स, ठीक है। तो इसको ज़रा इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दैट मच वाट्स। तो जितना एक घोड़ा मतलब कोई काम उससे ले रहे हैं, उतना आप इतने वाट की कोई इक्विपमेंट लगा लें। लेट से घोड़ा आपने लगाया हुआ, पानी जो है ना वो उसको ट्यूबवेल के ऊपर लगा हुआ, ठीक है ना, जैसे बैल लगे होते हैं, या घोड़े को लगा लें, तो जितने देर में वो पानी निकालेगा, ठीक है, जितने पावर डिलीवर करके, उतने पावर की आप मोटर लगाएंगे तो उसके ये इक्वलेंट होगा। मोटर लगा के भी आप कुएं से पानी निकाल सकता है ना, ठीक है, तो वो उसके इतनी इक्वलेंट पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन। ये जो ड्रे हार्स है ना, स्ट्रॉन्ग ड्रे हार्स, ये नॉर्मल घोड़े से ना थोड़ा सा ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क। नहीं, ये बेसिकली हॉर्स को कंपेयर कर रहा है। एक जो एवरेज हार्स है ना, ये ज़्यादा बेसिकली उसकी पावर एवरेज हार्स, ठीक है। ये वैसे जनरल डाली है बुक वाले ने, जस्ट फीलिंग करने के लिए कि घोड़ा भी वर्क डन कर रहा है, पानी निकाल रहा है, ठीक है, और मोटर भी लगाएंगे आप तो वो भी वही काम कर सकती है, ठीक है ना। तो दोनों के कंपैरिजन के लिए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क उसका भी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर मोटर का भी है, ठीक है। तो हॉर्स पावर जो है ना पहले टाइम पे यूज़ होती थी यूनिट, तो अब जो है ना उसके इक्वलेंट ही है। अब पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को हमने एक और इक्वेशन डिफाइन की थी, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को हमने कैसे डिफाइन किया था, व्हाट इज वोल्टेज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये वहीं से इक्वेशन आई है। और Q बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हमने डिफाइन किया था करंट, Q बाई टी इज करंट, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को P इक्वल W बाई टी को आप कन्वर्ट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखें सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की, ठीक है। तो दिस इज आल्सो पावर, दिस इज आल्सो पावर। इसको इसलिए कन्वर्ट किया कि इलेक्ट्रिकल डोमेन में ना आप वर्क डन को ना मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने घोड़े की एग्जांपल लेना, तो घोड़ा कितना वर्क डन करेगा, किस रेट पे करेगा, तो आपको मीटर लगा के नहीं देख सकते कितना उसने कितना वाटेज काम किया। लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में हम पावर कंप्यूट करने हैं तो हम वोल्टेज और करंट से कर सकते हैं, इसलिए ना इसको हमने यहाँ से कन्वर्ट करके इधर लेके आ गए। कैसे कन्वर्ट किया आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, और क्यू वी डिवाइड बाई टी। वी को ऐसे रहने दें, क्यू बाई टी को मैं लिख सकता हूँ करंट, तो वी इंटू आई हो जाएगा, ठीक होगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को भी हमने डिफाइन किया कि क्या होता है। इसकी और भी अल्टरनेट वेरिएशंस हैं पावर के फार्मूला की, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अभी आपने ओम्स लॉ लिखा है, तो ओम्स लॉ में आई को लिख सकता हूँ मैं वी बाय आर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगी, या मैं वी की जगह लिख सकता हूँ आई इंटू आर, वी की जगह आई इंटू आर लिखूंगा तो आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर को मैं कंप्यूट कर सकता हूँ इस फार्मूले से, देखिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस मुझे पता हो तो वी स्क्वायर ओवर आर कर लो, और अगर मुझे करंट पता हो तो और रेजिस्टेंस तो आई स्क्वायर इंटू आर भी कर लो। तो एसेंशली पावर के कितने फार्मूलाज हो गए, 3 फार्मूलाज हो गए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वी इंटू आई, वी स्क्वायर ओवर आर और आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा इस केस में मुझे बताएंगे, अगर आपको ये एक मोटर गिवन है जिसमें कि उसने वोल्टेज अप्लाई की है 120 वोल्ट्स, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर, तो फाइंड द पावर डिलीवर टू द डीसी मोटर। तो कितनी पावर इस मोटर को आप डिलीवर कर रहे हैं, मोटर को वोल्टेज उसने दे दिया और करंट, तो पावर क्या आती है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो 120 वोल्ट्स और 5 एम्पेयर, इतनी पावर 600 वाट अपने मोटर को डिलीवर किया, ठीक है। तो इफ़ यू हैव वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग करंट, यू कैन कंप्यूट द पावर। आप पंखे की पावर को देखना है तो वोल्टेज आप 220 दे रहे हैं, कितना करंट लेगा, ये पंखा जब चलेगा तो कितना करंट लेगा, उतनी ये पावर कंज्यूम करेगा। कितनी देर चलेगा पंखा, वो हम देखेंगे, फिर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। क्यों, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। पावर आपने देखा, पावर किसके इक्वल थी, पावर वाज इक्वल टू W बाई टी, एनर्जी P इंटू टी, W इज द एनर्जी, सो एनर्जी वुड इक्वल टू पावर इंटू टाइम। कितनी पावर की डिवाइस आपने ऑन की और कितनी देर ऑन रखी है, उतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो एक पंखे को आपने पावर दी, वोल्टेज दी, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्टेन पावर पे चल रहा है, कितनी देर पंखा चलाया आपने, वो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उससे एनर्जी कंप्यूट होगी, कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एग्जांपल। स्टूडेंट्स आप फॉलो कर रहे हैं या ये दोनों को ही मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, सर सुन रहे देख हैं रहे हैं हम भी सर। चलो ठीक है। सो इस एग्जांपल को जरा देखें। डिटरमिन करंट थ्रू अ 5 किलो ओम रजिस्टर व्हेन द पावर डिसिपेटेड बाय द एलिमेंट इज 20 मिलीवाट्स। इसमें वोल्टेज गिवन नहीं है, करंट गिवन है, सॉरी करंट फाइंड करना है, पावर गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। पावर का, करंट और रेजिस्टेंस का कोई रिलेशनशिप आपने देखा, तो अभी आपने देखा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो वहाँ से अंडर रूट, सर, आई को इस राइट साइड ले जाएंगे और एग्जैक्टली आई अंडर रूट स्क्वायर ले हो लेंगे। जाएगा P बाय आर हो जाएगा, और आई जो है P बाय आर अंडर रूट। तो P की वैल्यू उसने दी हुई है 20 मिली वाट और रेजिस्टेंस दी हुई है 5 किलो ओम, तो ये 5 ये 4 आ जाएगा, ये चीज़ जो है ना ये ऊपर जाके -6 हो जाएगी, और बस स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स विच इज़ 2 मिली एम्पेयर, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि पावर
कैन बी डिलीवर्ड आर ऑब्जॉर्व, ये थोड़ी सी ट्रिकी सी स्लाइड है, इसको जरा गौर से देखिएगा। Power can be delivered or absorbed as defined by the polarity of the voltage and the direction of the current। ठीक है, अब देखें एक चीज़ है वोल्टेज और एक है उसमें से करंट। जब भी बैटरी लगी होगी सर्किट में उसको कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा उसमें। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, बैटरी में से करंट क्या वो ड्रा हो रहा है या बैटरी में से पावर करंट निकल रहा है, इसका बैटरी कंज्यूम हो रही होगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जितना करंट निकालते जाएंगे वो डिस्चार्ज होती जाएगी। तो बैटरी में से करंट क्या होता है, ओमिट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, ये वो सिनेरियो, इसमें भी बैटरी है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट अब इंटर हो रहा है। पहले पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा था, अब बैटरी में के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। ये सिनेरियो उस वक्त होगा जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। ये बैटरी यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। ये केस वो है जिसमें बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, चार्जिंग हो रही है। इसका बैटरी क्या पावर को ऑब्जॉर्व कर रही है, इसमें पावर बैटरी क्या कर रही है, पावर को डिलीवर कर रही है। ये पावर डिलीवर कर रही है, ये पावर क्या कर रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है। अब आपने यूपीएस लगाया हुआ है, बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो बिजली तो आपकी खर्च हो रही है ना, आपको मीटर से बिलिंग वैसे ही चलती रहेगी ना बैटरी के चार्ज होने पे, तो उसमें पावर आप यूटिलाइज कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपने आगे ये एग्जैक्टली आपने ये आगे पढ़ लिया। नोट दैट द करंट हैज द सेम डायरेक्शन एज एस्टेब्लिश्ड बाय द सोर्स डिलीवरिंग द पावर इन अ सिंगल सोर्स नेटवर्क। ठीक है, बट इन द मल्टी सोर्स नेटवर्क द बैटरी में बी अब्सॉर्बिंग पावर फॉर एग्जाम्पल व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज। तो ये बैटरी चार्ज हो रही है और इसमें बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो एक केस में बैटरी पावर डिलीवर कर रही है और दूसरे केस में बैटरी पावर क्या कर रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन को आपने नोट रखना है इसमें कि करंट क्या, कौन सी स्टेट क्या है। सर जी जी, सर वो अब्दुल राफी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, उसका अभी मुझे मैसेज आया, वो बोल रहा था कि नेट का इशू है, तो काइंडली सर उसकी जरा अटेंडेंस लगा दें, मोहम्मद अब्दुल राफी पे। चलें देख लेता हूँ। अच्छा और सर हमजा मोहम्मद मेरा भी लगा था सर, हमजा मोहम्मद। चलें, अभी कितना मिनट सर है? नेट का इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है। पीटीसीएल का आजकल बहुत इशू है पिंडी इस्लामाबाद में। चलें कर लेंगे कुछ। अच्छा, इस केस में अभी आपने देखा था बैटरी का केस, अभी है ये रेजिस्टेंस का केस। रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस और बैटरी में थोड़ा सा फर्क है। बैटरी जो है ना वो पावर डिलीवर करती है, रेजिस्टेंस पावर डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर होगा। रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आपको नजर आ रहा है उसमें करंट इंटर हो रहा है, तो ये इसमें पावर क्या हो रही है, ऑब्जॉर्व हो रही है, डिलीवर, ये ऑब्जॉर्बिंग केस। ठीक है, तो रजिस्टर कभी भी पावर को डिलीवर नहीं कर सकता, ये हमेशा पावर को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा दूं, जैसे ये वाला केस, इस केस में देखें अभी ये रजिस्टर डिलीवर कर रहा है या ऑब्जॉर्व कर रहा है, बी फिगर जो आपको नजर आ रही है। हाँ, करंट की डायरेक्शन को उल्टाया, जब हमने उल्टाया तो वोल्टेज की डायरेक्शन पोलैरिटी भी उलट गई है। ठीक है, अगेन करंट ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से एंटर हो रहा है और आगे लेफ्ट पे मूव कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज भी रिवर्स हो जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, इस वजह से दोनों केस में आपको ऐसा फील आ रही थी कि ये केस में ये पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, ये वो वोल्टेज की पोलैरिटी भी बदल चुकी है। ठीक है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो अगेन ये जो है ना पावर क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व भी कर रहा है। ठीक है, सो इसको ये वही चीज़ लिखी है, द करंट विल ऑलवेज इंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हायर पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग विद द ऑब्जॉर्बिंग स्टेट। तो करंट हमेशा जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बैटरी के जो आपकी वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा, इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होगा। बैटरी के केस में पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा डिलीवरिंग के केस में।
ठीक है, और चार्जिंग के केस में पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होगा. This is the watt meter. You can see so the watt meter can measure power like we do with voltmeter, ammeter and ohm meter. ये वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, एमीटर करंट मेजर करने के लिए, ओम मीटर रेजिस्टेंस के लिए. वाट मीटर जो होता है वो किस लिए होता है? पावर मेजर करने के लिए. तो वी कैन मेजर पावर यूजिंग वाट मीटर. सो इसमें इफ दिस कैन मेजर पावर देन हाउ मेनी टर्मिनल्स रिक्वायर्ड इन दिस मीटर? So effectively you required 4 terminals to measure power. Voltmeter और ohm meter इनमें 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, या एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, इनमें 2 टर्मिनल. इसके 4 इसलिए चाहिए कि अभी आपने देखा कि पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट. तो 2 टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे और 2 टर्मिनल करंट मेजर करेंगे. इसका इफेक्टिवली मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ, ये वाला. तो यहाँ पे एक टेस्ट सर्किट है जिसमें कि उसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना देखना कि कितनी पावर डिलीवर हो रही है या ये रेजिस्टर कितनी पावर ऑब्जॉर्व कर रहा है. तो उसका तरीका ये होगा कि मैं इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज मेजर कर लूँ, इसका करंट मेजर कर लूँ, तो दोनों को प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा. ठीक है. तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मुझे इसके क्लास वोल्ट मीटर लगाना. तो ये आपको 2 लीड नज़र आ रही हैं जो कि इसकी वोल्टेज को मेजर कर रही हैं. ठीक है. ये पॉजिटिव लीड आपकी आ रही है इसके ऊपर, पॉजिटिव लीड यहाँ पे आनी है और नेगेटिव लीड जो है ना वो इस पे आ रही है. यार इसमें उल्टा तो नहीं लगाया. एनीवेज एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा, एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा. ये वोल्टेज मेजर करेगा और करंट मेजर करने के लिए आपने इसको यहाँ कनेक्ट किया इस पाथ में. ठीक है. एक चीज़ में ध्यान में रखिएगा, जो करंट होता है ना वो मेजर करने के लिए आपको सर्किट को ब्रेक करके उसके बीच में मोटर आपने लगाना है मीटर को. ठीक है, ताकि उसके बीच में करंट फ्लो कर सके. ठीक है. ये थोड़ा सा आगे की चीज़ है बट अभी आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि करंट मेजर करने के लिए आपने पहले इस सर्किट इस पाथ को डिस्कनेक्ट करना है और उसके बीच में ना करंट कॉइल लगानी है मीटर की. तो ये आपका वाट मीटर का कनेक्शन हो गया. तो ये भी वही चीज़ है. चलें अब इस टॉपिक से ना ऑनवर्ड हम नेक्स्ट टाइम देख लें. ठीक है. तो ये क्या चीज़ है? इफ़ द करंट कॉइल, सीसी को कहते हैं करंट कॉइल, और दूसरी जो होती है वोल्टेज कॉइल होती है या पोटेंशियल कॉइल, पीसी. पीसी इज द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वाट मीटर and they are connected as shown in figure. There will be an upscale reading on the watt meter. A reversal of either coil will result in the below zero indication or a negative value. What है ना? बस ये 4 चैप्टर तो फिलहाल हैं ना. सर ये चैप्टर नंबर 3 जो सा है वो तो रेजिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, वो तो आपको मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है उसमें. नहीं सर, उसमें से आपने कोई क्वेश्चन छिड़वाए थे, वो मुझे मैंने लिखे नहीं थे. अब वो थे कुछ, वो सुपर कंडक्टर्स से रिलेटेड थे कुछ. और सर ये वो हैश कॉपर 12 है, हैश कॉपर 15 है, इसकी तो हमने याद ही, इतना बड़ा टेबल है, वो याद किस तरह करेंगे? वो जो AWG अमेरिकन वायर गेज वाला की है जी यस सर, वो वाला. नहीं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं. वो टेबल आपको गिवन होगा. कुछ जो टेबलेटेड इंफॉर्मेशन है जितनी भी, जैसे रेजिस्टिविटी के टेबल हैं, इसी तरह से वो याद नहीं करना है आपने. इसी तरह से और कौन से हैं टेबल्स जिसमें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का टेबल है, वो आपने नहीं याद करना. वो आपको गिवन होगी वैल्यूज. कर लेना वो उसमें क्या. बस पहले 4 चैप्टर कर लेना उसमें से. यार ये क्या 5 कर दें सर. 5वां भी शायद हो जाए. सर 5वां भी इंक्लूड कर दें सर. सर 5वां जो पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे वो भी